हेलो नमस्कार। आज हमारा सेट नंबर है 6। इसमें हम 20 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। छोटा पैकेट बड़ा धमाका की तरह होता है। हर एक प्रश्न से हम जितने भी रिलेटेड कंसेप्ट हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन को हम बताते हुए चलते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, ये सारे के सारे PYQ बेस्ड है। ठीक, पहला प्रश्न है, भारत में जब पहली रेल बिछाई गई उस समय गवर्नर जनरल कौन था? आंसर आपको कमेंट करते चलना है। पता है तो आंसर कमेंट करते चलना है। और आखिरी जो 5 प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बड़ी ही तसल्ली से देखिए, बहुत आनंद आएगा। ठीक ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्नवालिस, ऑप्शन बी है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड विलियम, या फिर ऑप्शन डी है डलहौजी। भारत में जब पहली रेल बिछाई गई वो प्रश्न किया जा रहा है, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। इसका जो सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी है। इसका जो सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी है। ठीक, अच्छा, लॉर्ड डलहौजी की अगर हम बात करते हैं तो ये कब से कब तक गवर्नर जनरल रहा? तो ये रहा 1848 से लेकर 1856 के ईस्वी तक ये भारत का गवर्नर जनरल रहा। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है व्यापकगत का सिद्धांत या हड़प नीति। व्यापकगत सिद्धांत या फिर हड़प नीति इसी का देन है। यह हड़प नीति ये क्या करता था, जिस राजा के उत्तराधिकारी नहीं होता था, जिस राज्य के उत्तराधिकारी नहीं होता था, यानी राजा का अगर बेटा नहीं है तो उस राज्य को क्या करता था, अंग्रेज हड़प लेता था, अपने साम्राज्य में मिला लेता था। ठीक, तो यही इसका व्यापकगत सिद्धांत कहलाता है। और भारत में जो पहली रेलगाड़ी चलाई गई वो कब चलाया गया? तो 16 अप्रैल 1853 को चलाया जाता है। कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से थाने तक के बीच की दूरी, मुंबई से थाने तक चलाया जाता है। और लगभग कितना दूरी रहता है? तो 34 किलोमीटर इसका दूरी रहता है। कितना दूरी रहता है? तो 34 किलोमीटर दूरी रहता है। ठीक, वहीं अगर हम बात करें कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन रहे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन रहे? तो भारत के प्रथम अगर गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो वे लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन रहे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, यही ऐसे गवर्नर जनरल रहते हैं जो सती प्रथा को बंद करते हैं, राजा राममोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा को बंद करने का प्रयास करते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल होगा। अच्छा, बंगाल के अगर पहला गवर्नर की बात करें तो वो रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, और जब हमारा देश आज़ाद होता है तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल माउंटबेटन था। और 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल को वायसराय में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। और भारत का पहला वायसराय कौन बनता है? तो कैनिंग बनता है। भारत का पहला वायसराय कौन बनता है? तो वो कैनिंग बनता है। ठीक, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के किनारे है? हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो जो स्थल है किस नदी के किनारे है? तो ऑप्शन ए है घाघरा नदी, ऑप्शन बी है ब्यास नदी, ऑप्शन सी है झेलम नदी, या फिर ऑप्शन डी है सिंधु नदी। अगर आंसर पता है तो कमेंट करते चलिए। और लास्ट में ये भी बताइएगा कि आपका 20 में से टोटल कितने सही होते हैं। अगर आपका 15 प्लस सही हो जाता है तो ऐसा मानिएगा कि आपका जो जीएस है वो बहुत ही अच्छा है। अगर इससे कम आता है तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक, तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। और इसका जो सही जवाब है हड़प्पा सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो है, क्या हड़प्पा की बात नहीं किया जा रहा है, इसमें बात किया जा रहा है मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे है? मोहनजोदड़ो वो है सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। इसको याद रखने के लिए हम मौसी को याद रख सकते हैं। मो से मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक, और सी से क्या हो जाएगा? सिंधु नदी। यानी जो मोहनजोदड़ो है किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा की अगर बात करें,
हड़प्पा की अगर बात करें, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। ठीक। और कालीबंगा किस नदी के किनारे है? ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के ही स्थल है। कालीबंगा या कालीबंगन किस नदी के किनारे है? तो ये है कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी के किनारे है। ठीक। और कालीबंगन है कहाँ? तो राजस्थान में है। कहाँ है? तो राजस्थान में है। ठीक। और इस यहाँ से मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं और मिट्टी के हल प्राप्त हुए हैं। ठीक। कालीबंगन से। और है कहाँ? तो राजस्थान में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो लोथल है, लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है। लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है। ठीक। वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं धौलावीरा की, तो धौलावीरा किस नदी के किनारे है? धौलावीरा किस नदी के किनारे है? तो धौलावीरा जो है वो है लूनी नदी के किनारे। धौलावीरा किस नदी के किनारे है? लूनी नदी के किनारे है। ठीक। अच्छा, जो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी है। सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी किस राज्य में है? राखीगढ़ी हरियाणा राज्य में है। राखीगढ़ी किस राज्य में है? तो ये राखीगढ़ी हरियाणा राज्य में है। ठीक। अच्छा, मोहनजोदड़ो कहाँ है? अगर हम लोकेशन की बात करें तो मोहनजोदड़ो किस देश में, यानी भारत में है कि पाकिस्तान में है? तो मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है। और सिंधी भाषा में क्या, ध्यान रखिएगा, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में, ये पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, एसएससी में पूछा गया प्रश्न है कि सिंधी भाषा में किस भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है? तो सिंधी भाषा है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। ठीक। उसके बाद बात कर लेते हैं कि मोहनजोदड़ो को सिंध का बाघ, मोहनजोदड़ो को ही क्या कहा जाता है? सिंध का बाघ भी कहा जाता है। सिंध का सॉरी, मोहनजोदड़ो को ही सिंध का बाघ भी कहा जाता है। सिंध का बाघ भी कहा जाता है। ठीक। वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं कि दायमाबाद से रथ का एक प्रतिमा प्राप्त हुआ है। दायमाबाद से रथ का प्रतिमा कहाँ, किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो दायमाबाद से रथ का प्रतिमा प्राप्त हुआ है। और दायमाबाद किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। रथ की प्रतिमा प्राप्त हुआ है। आपके एग्जाम में अब तक जितने प्रश्न पूछे गए थे यहाँ से हमने सारे प्रश्न को डिस्कस कर लिया। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं क्या? अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण कब हुआ? तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण कब होता है? तो तैमूर का अगर आंसर पता है तो कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन ए है 1398, ऑप्शन बी है 1221, ऑप्शन सी है 1492 या फिर ऑप्शन डी है 1526। ठीक। तो तैमूर का भारत पर आक्रमण कब होता है? तो तैमूर का भारत पर आक्रमण होता है 1398 ईस्वी में। तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण कब होता है? यानी भारत में ही है दिल्ली। तो तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण कब होता है? तो 1398 ईस्वी में होता है। ठीक। अच्छा, एक अगर हम बात कर लेते हैं सिकंदर की, सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब होता है? तो ये होता है 326 बीसी में होता है। कब होता है? तो 326 बीसी में होता है। अगर हम पहले अरबी की अगर बात करें, जो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरब शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। और कब आक्रमण किया? तो 712 ईस्वी में किया। 712 ईस्वी में किया। वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण कब करता है? नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण कब करता है? तो ये करता है 1739 ईस्वी में। और उस समय वहाँ का शासक कौन था, यानी दिल्ली का शासक कौन था? तो रंगीला था। कौन था? तो रंगीला था। ठीक। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि 1526 में क्या होता है? तो 1526 में होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है किसके किसके बीच में होता है? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। ठीक। और बाबर विजयी होता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम। अगला प्रश्न है, किस राज्य में क्षत्रिय नृत्य
सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है? किस राज्य की सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है? आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है पंजाब या फिर ऑप्शन डी है तमिलनाडु। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है पंजाब या फिर ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए यानी असम है। सत्रिया नृत्य किस राज्य का है? तो असम का है। सत्रिया नृत्य किस राज्य का है? तो असम का है। अच्छा, जैसे टोटल अगर हम असम की अन्य नृत्य की बात करें, अगर असम की हम अन्य नृत्य की बात करें तो बिहू, अगर हम अन्य नृत्य की बात करें तो जो बिहू है, ठीक, उसके बाद देवधानी है, बांगुरुम्बा है और भोरताल। बांगुरुम्बा और भोरताल भी किसका है, यानी किस राज्य का डांस है? तो ये असम का ही है। किस राज्य का डांस है? तो असम का ही है। ठीक। अच्छा, टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य होते हैं? टोटल अगर हम शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। ठीक। जैसे तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तमिलनाडु का भरतनाट्यम। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का है। किसका है? तो तमिलनाडु का है। वहीं पे अगर हम बात करें कथकली और मोहिनी अट्टम की, कथकली और मोहिनी अट्टम की, तो ये किस राज्य की है? कथकली और मोहिनी अट्टम किस राज्य का है? तो यह है केरल राज्य का। किस राज्य का है? तो यह है केरल राज्य का। ठीक। वहीं पे अगर हम ओडिसी की बात करें तो उड़ीसा का है। मणिपुरी की बात करें तो मणिपुर का है। ठीक। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कुचिपुड़ी का, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी किसका है? तो आंध्र प्रदेश का है। ठीक। ये जितने भी 8 शास्त्रीय नृत्य थे सभी राज्यों को हमने बता दिया है। तो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा किसी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और प्रमुख अंगों को दर्शाता है? क्या ये ऑलरेडी पूछा हुआ है एमटीएस एग्जाम में, 2023 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा किसी देश का मौलिक कानून है? किसी देश का क्या है? मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और प्रमुख अंगों को दर्शाता है। ऑप्शन ए है प्रथाएं, ऑप्शन बी है प्रथाएं, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय कानून। यहीं पे रहेगा कहीं। हाँ, ऑप्शन ए है प्रथाएं, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय कानून, ऑप्शन सी है संविधान या फिर ऑप्शन डी है अध्यादेश। तो इसका जो सही जवाब है वो कौन सा है? ये संविधान है। ठीक। संविधान क्या होता है? संविधान में ही क्या होता है? बहुत सारे कानून होते हैं और ये किसी भी सरकार के क्या करता है? विभिन्न अंगों की रूपरेखा तैयार करने का काम करता है और विभिन्न अंगों को भी दर्शाता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं कि भारत के संविधान के किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर विधायक की निर्भरता का प्रावधान है, मतलब अयोग्यता। ठीक है, अयोग्यता या निर्भरता गलत लिखा गया है यहाँ पर, अयोग्यता या निर्भरता हो गया अयोग्यता। ठीक। तो कह रहा है कि किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर विधायक होते हैं, जो भी सदस्य होते हैं, उनकी अयोग्यता का प्रावधान है? तो ये ऑप्शन ए है अनुसूची 9, ऑप्शन बी है अनुसूची 11, ऑप्शन सी है अनुसूची 8 या फिर ऑप्शन डी है अनुसूची 10। अगर आपको आंसर पता है तो आप क्या कीजिए, कमेंट करके बताइए। और तो इसका जो सही जवाब है अनुसूची 10 में दल बदल की चर्चा है। अनुसूची किस में है? 10 में दल बदल की चर्चा है। ठीक। 10 में दल बदल की चर्चा है और इसमें निर्भरता की बात है। जो भी सदस्य दल बदल करते हैं तो उनकी निर्भरता की बात है, उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। और ये किस अनुसूची के द्वारा जोड़ा जाता है? 10वां अनुसूची ये होता है कि संविधान संशोधन के द्वारा, तो 52 संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा जाता है। ठीक। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा जाता है। 52वें संविधान संशोधन होता कब है? तो 1985 में होता है। कब होता है? तो 1985 में होता है। ठीक। क्या शुरू में कितने अनुसूची थे? तो शुरू में हमारे संविधान में 8 अनुसूची थे। ठीक। कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। और भाग कितने थे? तो 22 भाग थे। 22 भाग 8 अनुसूची, 22 भाग
22 भाग 8 अनुसूची और 395 क्या थे? अनुच्छेद थे। 395 क्या थे? तो अनुच्छेद थे। ठीक, अगर हम कुछ क्या करें कि प्रमुख अनुसूची की बात करें तो प्रथम अनुसूची में किस चीज़ का प्रावधान है? प्रथम अनुसूची में प्रावधान है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी इसमें जो 28 राज्य होते हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसकी चर्चा किस में है? तो इसकी चर्चा है अनुसूची 1 में। इसकी चर्चा किस में है? तो अनुसूची 1 में 28 राज्य प्लस यूटी की चर्चा है, 8 यूटी की चर्चा है, यानी केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा है। अगर 2 की बात करें तो इसमें वेतन की चर्चा है। अगर हम 3 की बात करें तो इसमें शपथ ग्रहण की बात है। ठीक, अगर 4 की बात करें तो राज्यसभा में सीटों की संख्या बताता है। अगर हम 5 की बात करें तो ये अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंधित है। और अगर हम 6 की बात करें, अनुसूची 6 की बात करें तो ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन से संबंधित है। मिजोरम और त्रिपुरा के प्रशासन से संबंधित है, और त्रिपुरा के क्या? प्रशासन से संबंधित है। ठीक, अगर हम 7वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात है। अगर 8वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें 22 भाषाओं की चर्चा है। 22 भाषाओं की चर्चा है। शुरू में क्या 22 भाषा थे? नहीं, 14 भाषा थे। ठीक, उसमें 8 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। अगर 9वीं अनुसूची की बात करते हैं भूमि सुधार से संबंधित है, और 10वीं अभी बताया दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, और 12वीं अनुसूची है जो नगर पंचायत व्यवस्था से संबंधित है। ठीक, तो ये रहे टोटल 12 अनुसूची। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ठीक, किस वर्ष 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया? किस वर्ष 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है। ऑप्शन ए है 1978, ऑप्शन बी है 1975, ऑप्शन सी है 1973 या फिर ऑप्शन डी है 1981। तो इसका जो सही जवाब है 1978 के द्वारा। ठीक, किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो ये 44वां संविधान संशोधन होता है। और कब हटाया जाता है? तो 1978 में हटाया जाता है। पहले संपत्ति का अधिकार क्या था? तो मौलिक अधिकार था। शुरू में टोटल कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 थे। लेकिन संपत्ति के अधिकार को जब हटा दिया गया मौलिक अधिकार से, तो बच कितने गए? 6 मौलिक अधिकार बच गए। ठीक, अच्छा, इसको अब संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो संपत्ति का जो अधिकार है ये विधिक अधिकार है। किस प्रकार का अधिकार है? तो विधिक अधिकार है। ठीक, किस अनुच्छेद में इसको रखा गया, जोड़ा गया है? तो 300 ए, या फिर इसको हिंदी में बात करें 300 के कम में है इसकी चर्चा। ठीक है, संपत्ति के अधिकार की। ठीक, 1975 की अगर बात करें तो भारत में पहली बार आपातकाल कब लागू हुआ? तो 25 जून 1975 में। ठीक, उस समय पीएम कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। अच्छा, 42वीं संविधान संशोधन की अगर हम बात करते हैं तो 42वां जो संविधान संशोधन है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी इतने बहुत सारे अमेंडमेंट उसमें जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन में। जैसे प्रस्तावना में समाजवाद, एकता और अखंडता जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम 101वें संविधान संशोधन की बात करते हैं तो 101वें संविधान संशोधन की बात करते हैं तो इसमें जीएसटी की चर्चा है। क्या? जीएसटी की चर्चा है। और अगर हम 101वें संविधान संशोधन 103वें संविधान संशोधन की बात करते हैं तो इसमें किस चीज़ की चर्चा है? ईडब्ल्यूएस को जो ये दिया जाता है, आरक्षण दिया गया है, उसकी चर्चा है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की जो आरक्षण दिया गया है उसकी चर्चा है। 102वां जो संविधान संशोधन है, 102वां जो संविधान संशोधन है किससे संबंधित है? तो 102वां ओबीसी से संबंधित है। किससे संबंधित है? ओबीसी से संबंधित है। 104वां अगर हम संविधान संशोधन की बात करें, 104वां संविधान संशोधन की बात करें तो 104वां संविधान संशोधन क्या करता है कि ये जो लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थानों का जो आरक्षण है 80 वर्षों तक क्या किया गया है? बढ़ा दिया गया है, यानी 2030 तक कर दिया गया है। 2030 तक आरक्षण की व्यवस्था कर दिया गया है। ठीक, उसके बाद अगर हम 105वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो यह अधिनियम जो है सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और निर्दिष्ट करने के लिए सरकारों की शक्ति को पुनर्स्थापित करता है। 106वां संविधान संशोधन वो बन रहा है नारी शक्ति बंधन जो अधिनियम है वो बन रहा है, जिसमें इसका उद्देश्य है कि राजनीतिक क्षेत्र में 1/3 यानी 33% महिलाओं को आरक्षण देना। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
9वां प्रश्न है कि पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं। प्रसिद्ध, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र को बजाए जाने के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए है सरोद, ऑप्शन बी है सारंगी, ऑप्शन सी है घटम या फिर ऑप्शन डी है वीणा। इसका जो सही जवाब है वो है सारंगी। पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र को बजाए जाने के लिए जाने जाते हैं, तो सारंगी बजाए जाने के लिए जाने जाते हैं। ठीक, पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 10वां प्रश्न है म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह कौन सा है। म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह कौन सा है। ठीक, ऑप्शन ए है कि बामर, ऑप्शन बी है करेन, ऑप्शन सी है शान या फिर ऑप्शन डी है रोहिंग्या। ऑप्शन डी है रोहिंग्या। इसका जो सही जवाब है, इसका जो सही जवाब है क्या है, बामर। म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह कौन सा है। म्यांमार का अगर हम सबसे बड़ा जातीय समूह की बात करते हो कौन सा है, तो बामर है। कौन सा है, बामर है। ठीक, और अगर हम बात करते हैं कि म्यांमार की राजधानी कहाँ है, तो म्यांमार की राजधानी नेपिडा है। म्यांमार की राजधानी कहाँ है, तो नेपिडा है। और अगर हम मुद्रा की बात करें, वहाँ की मुद्रा क्या है, तो म्यांमार की जो मुद्रा है कयात है। ठीक है, म्यांमार की मुद्रा जो क्या है, तो कयात है। ठीक, अच्छा, कौन सा दारा म्यांमार और भारत को अलग करता है, तो दीफू दारा। कौन सा दारा है, दीफू दारा। या फिर इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि म्यांमार और भारत के सीमा पर स्थित कौन सा दारा है, या म्यांमार को भारत से जोड़ने वाला दारा कौन सा है, तो दीफू दारा है। ठीक, दीफू दारा है। ठीक, और जो ये म्यांमार है सबसे ज़्यादा किस राज्य से अपना सीमा साझा करता है, तो अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। ठीक, और वहीं पर अगर हम बात करें कि ये भारत से कितना टोटल सीमा साझा करता है, तो 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। ठीक, 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। यहीं पर अराकान योमा पर्वत है। ठीक है, यहीं पर क्या है, दोनों के बाउंड्री पर, म्यांमार और भारत के बाउंड्री पर क्या है, अराकान योमा पर्वत है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ठीक, 11वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा देश एफसी महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का आयोजन किया था। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा देश एफसी महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का आयोजन किया था। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है भारत या फिर ऑप्शन डी है बांग्लादेश। इसका जो सही जवाब है क्या होगा, ऑप्शन सी यानी भारत। 2022 में एफसी महिला का जो फुटबॉल का मैच हुआ था उसका जो आयोजकर्ता कौन था, तो अपना देश भारत था। ठीक, अगला प्रश्न है धीनोंधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। क्या धीनोंधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है अंडमान निकोबार या फिर ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही जवाब है, अगर आंसर पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। इसका जो सही जवाब है वो है गुजरात। इसका जो सही जवाब है वो क्या है, गुजरात है। जो धीनोंधर पहाड़ियाँ है किस भारतीय राज्य में है, तो गुजरात में है। अच्छा, गुजरात का एक गिर राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही फेमस है। किसके लिए फेमस है, तो एशियाटिक लायन के लिए, यानी एशियाई शेर के लिए बहुत फेमस है। एशियाई शेर के लिए बहुत ही फेमस है। ठीक, एशियाई शेर के लिए बहुत ही फेमस है। यहीं पे क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ठीक है, यहीं पे स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। और गुजरात का राजधानी कहाँ है, तो गुजरात का राजधानी गांधीनगर है। ठीक, गांधी जी का भी जन्म इसी में हुआ था। कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। ठीक, गांधी जी को किसके नाम से जाना जाता है, तो राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। ठीक, मोदी जी भी वहीं के हैं, कहाँ के, तो गुजरात के ही हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 13वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है। किस नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो राजस्थान में है। ऑप्शन ए है माही, ऑप्शन बी है तापी, ऑप्शन सी है बनास या फिर ऑप्शन डी है नर्मदा। अगर आंसर पता होगा तो थोड़ा देर हम वेट करते हैं, आप क्या कीजिए, आंसर कमेंट कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो इसका जो सही जवाब है, आप पॉज करके भी कमेंट कर सकते हैं। इसका जो सही जवाब है वो क्या है, बनास। बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो राजस्थान से। बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो राजस्थान से है। ठीक, बनास नदी का। वहीं हम गंगा नदी की अगर हम उद्गम स्थल की बात करते हैं, ठीक है, तो ये गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री से। वहीं यमुना की बात करें तो यमुनोत्री से। अगर हम बात कर लेते हैं नर्मदा की, तो अमरकंटक से। अगर हम बात करें नर्मदा की,
या फिर सोन की, नर्मदा या सोन कहाँ से उद्गम होती है, कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक से निकलती है। वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं गोदावरी की, तो ये त्र्यंबकम से निकलती है। गोदावरी की अगर हम बात करें तो कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है। त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है। और हम कावेरी की बात करें तो ब्रह्मगिरी से निकलती है। कावेरी कहाँ से निकलती है? तो कावेरी जो निकलती है वो ब्रह्मगिरी से निकलती है। कावेरी ब्रह्मगिरी से निकलती है। ठीक। और कृष्णा, कृष्णा किस स्थान से निकलती है? कृष्णा, तो कृष्णा जो निकलती है वो महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक। कृष्णा कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक। अगला प्रश्न है क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है? क्या क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन ए है 30 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 6 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 13 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन डी है 50 किलोमीटर। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 13 किलोमीटर है। ठीक है। जो क्षोभ मंडल होता है वायुमंडल का सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल बोलते हैं। यहीं पे सारी मौसमी घटनाएं घटित होती है। यहीं पे क्या होती है? सारी मौसमी घटनाएं घटित होती है, जैसे वर्षा हो गया, झंझावात हो गया, बादल का बनना हो गया। ठीक है, सारे के सारे क्षोभ मंडल में बनती है। ठीक। वहीं अगर क्षोभ मंडल के बाद क्या होता है? क्षोभ मंडल के बाद होता है समताप मंडल, उसके बाद होता है मध्यम मंडल, उसके बाद होता है आयन मंडल, और सबसे लास्ट में होता है बहिर्मंडल। ठीक। सबसे लास्ट में क्या होता है? तो बहिर्मंडल होता है। ये हमारा क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल, ये समताप मंडल, समताप मंडल, और ये मध्यम मंडल, मध्यम मंडल, और ये आयन मंडल, और सबसे लास्ट में होता है बहिर्मंडल। सबसे लास्ट में क्या होता है? बहिर्मंडल होता है। ठीक। जो समताप मंडल होता है इसमें हवाई जहाज उड़ता है। जो समताप मंडल होता है इसमें क्या होता है? तो हवाई जहाज उड़ता है। ठीक। और मध्य मंडल में ओजोन पाया जाता है। मध्य मंडल में क्या पाया जाता है? तो मध्य मंडल में ओजोन पाया जाता है। ठीक। और ये क्या करता है? पृथ्वी से आने वाले सूर्य से आने वाली पृथ्वी व पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है। पराबैंगनी किरणें जो अल्ट्रावायलेट रेज है, अगर वो डायरेक्ट हमारी त्वचा पर पड़ती है तो उससे कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो सकती है। कैंसर और त्वचा संबंधी अन्य बहुत ही खतरनाक बीमारियां हो सकती है। इससे ओजोन हमारी रक्षा करता है। लेकिन ओजोन का क्षरण हो रहा है, ओजोन कमजोर हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। और ये किससे निकलता है? तो जो हम लोग एसी चलाते हैं, रेफ्रिजरेटर चलाते हैं, ठीक है, एयर कंडीशन चलाते हैं, ये सारा चीज़ से CF से निकलता है, जो कि ओजोन को कमजोर बनाता है। ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक। 15वां प्रश्न है निम्नलिखित में ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है खगोल विज्ञान, ऑप्शन बी है कॉस्मोस, ऑप्शन सी है बिग क्रंच, ऑप्शन डी है सुपरनोवा। ठीक। ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? तो ब्रह्मांड के लिए जो दूसरा शब्द है वो कौन सा है? तो वो है कॉस्मोस। कॉस्मोस भी किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है? तो ब्रह्मांड के लिए यूज किया जाता है। कॉस्मोस किसके लिए यूज किया जाता है? तो ब्रह्मांड के लिए यूज किया जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने डैश को आधार बनाया। 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने डैश को आधार बनाया। तो ऑप्शन ए है 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, या फिर ऑप्शन डी है तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक। आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर पॉज करके कर सकते हैं। तो 1956 की 1951 की बात हो रहा है। 1956 से 1951 की बात हो रहा है कि इस समय कौन सा पंचवर्षीय योजना आया? ठीक है, कौन सा पंचवर्षीय योजना आया जिसका आधार औद्योगिक क्रांति था या फिर औद्योगिक नीति था? तो और कोई और नहीं बल्कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना था। कौन सा पंचवर्षीय योजना था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक चला? तो 1956 से 1961 तक चलता है। 1956 से 1961 तक चलता है। ठीक है। और इस किसके मॉडल पर आधारित था? महान नोबिस मॉडल पर आधारित था। ठीक है। इसका लक्ष्य क्या था? तो उद्योगों का विकास करना। उद्योगों का क्या करना? तो उद्योगों का विकास करना इसका प्रमुख लक्ष्य था। इसका प्रमुख लक्ष्य उद्योगों का विकास करना था। ठीक।
या फिर समाजवादी समाज की स्थापना करना। क्या? समाजवादी समाजवादी समाज की स्थापना करना। समाजवादी समाज की स्थापना करना। अच्छा, इसी पंचवर्षीय योजना यानी दूसरा पंचवर्षीय योजना के दौरान ही दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, दुर्गापुर भिलाई और राउरकेला में राउरकेला का विकास किया जाता है। ठीक है, राउरकेला का विकास किया जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करते हैं तो 1951 से 1956 तक चला। किस मॉडल पर था? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल के आधार पर था। और हैरोल्ड डोमर मॉडल के आधार पर तो था ही, और उसका लक्ष्य क्या था? तो उसका लक्ष्य था कृषि का विकास करना। पूरी तरीके से क्या किया गया था? उसको कृषि पर फोकस कर दिया गया था। जबकि दूसरा पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर विकास की फोकस कर दिया गया, और तीसरा पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को रखा गया। हालांकि तीसरा पंचवर्षीय योजना उतना सफल नहीं हुआ, कई कारण रहे। एक तो अकाल आ गया, दूसरा 1965 में युद्ध हो जाता है पाकिस्तान से, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो तीसरा पंचवर्षीय योजना के बाद तीसरा पंचवर्षीय योजना में ही क्या किया जाता है? हरित क्रांति चलाया जाता है। और हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक है कौन? एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक, एम.एस. स्वामीनाथन। ये भारत की बात करते हैं, हाल ही में इनका निधन हुआ है, स्वामीनाथन है। जबकि विश्व की बात करें तो जर्मन ये बोरलॉग है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरी, अगर हम बात कर लेते हैं कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था, जो नारा था प्रमुख, गरीबी उन्मूलन या गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना था। कब से कब तक चला? तो 1974 से 1978 तक चला। ठीक, अच्छा, इसमें योजना अवकाश भी आता है। जो पंचवर्षीय योजना है इसमें योजना अवकाश भी आता है। कब से कब तक चलता है? तो 1966 से 1969 के तक भी ये क्या रहता है? ये अवकाश रहता है। 1966 से 1969 तक योजना अवकाश का समय रहता है। रोलिंग प्लान भी आता है इसमें, रोलिंग प्लान कब से कब तक चलता है? तो 1978 से 1980 तक चलता है। कब से कब तक चलता है? तो 1978 से 1980 तक चलता है। ठीक, और आठवीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था, आठवीं पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था? मानव संसाधन विकास। आठवीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था क्या था? मानव संसाधन विकास था आठवीं पंचवर्षीय योजना का। जबकि नवीं पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना का क्या लक्ष्य था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्या लक्ष्य था? तो तीव्र समावेशी धारणीय विकास। तीव्र समावेशी और धारणीय विकास। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग को डैश में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। ठीक, कब प्रतिस्थापित कर दिया जाता है? ऑप्शन ए है 2026, ऑप्शन बी है 2015, ऑप्शन सी है 2018 या फिर ऑप्शन डी है 2017। ठीक, आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। ठीक, तो इसको कब प्रतिस्थापित कर दिया जाता है? तो 2015 में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। योजना आयोग को समाप्त कर दिया जाता है। यानी कितना टोटल योजना चला? तो 12 चलने वाला था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय था 2012 से लेकर 2017 तक। बीच में आ जाते हैं मोदी जी, इसको कहते हैं हटाओ भाई, हम अपना लाएंगे। क्या लाएंगे? कि अब योजना आयोग नहीं रहेगा, इसके स्थान पर नीति आयोग को रखते हैं। ठीक, नीति आयोग को रखते हैं। ठीक, नीति आयोग को रखते हैं। और नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? NITI। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक, नीति का फुल फॉर्म रहता है। ठीक, अगला प्रश्न है, यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती है तो इस बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती है तो इस बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी है आकस्मिक, ऑप्शन सी है दीर्घकालिक, ऑप्शन डी है प्रतिरोध। अगर आंसर पता होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं कि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती है तो इस बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? तो इस बेरोजगारी को कहा जाता है दीर्घकालिक बेरोजगारी। क्या कहा जाता है? दीर्घकालिक बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक, अच्छा, अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी किसी को कहते हैं? जब व्यक्ति काम चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिलता तो उसको हम बेरोजगार बोलते हैं या बेरोजगारी स्थिति बोलते हैं। ठीक, बेरोजगारी अगर हम
के कुछ प्रकार की बात करें, बेरोजगारी की अगर हम कुछ प्रकार की बात करें तो एक होता है सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो होता है प्रक्षण बेरोजगारी। प्रक्षण बेरोजगारी, ठीक, प्रक्षण बेरोजगारी। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आदमी की ज़रूरत, मान लीजिए कोई खेत है, कोई खेत है, ठीक, उसमें 2 लोगों की ज़रूरत है और घर में 5 लोग हैं और सारे लोग मिलकर उसी खेत को कर रहे हैं। अगर खेत का उत्पादन क्षमता अगर एक, मान लीजिए एक साल में अगर 1 कुंटल गेहूँ उपजता है तो 2 आदमी करे तो 2 आदमी का काम है तो 2 आदमी करे तो, चाहे 10 आदमी करे तो गेहूँ उपज होगा 1 कुंटल ना, 1 कुंटल गेहूँ उपज होगा। यानी इसमें प्रक्षण बेरोजगारी में क्या होता है, केवल लोग लगा हुआ रहता है और जो उत्पादकता होता है वो शून्य होता है। क्या उत्पादकता जो होता है, यानी जो आउटपुट होता है, जैसे 1 कुंटल था तो 1 कुंटल रहेगा, चाहे 10 आदमी करे, चाहे 20 आदमी करे, चाहे 2 आदमी करे, ठीक, वो 10 कुंटल रहेगा। तो उत्पादकता सेम होता है, ठीक है, सॉरी, उत्पादकता शून्य होता है क्योंकि इसका जो आउटपुट है, जो प्रोडक्ट है वो नहीं बढ़ता है, एकदम वो निश्चित होता है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं एक मौसमी बेरोजगारी का, और ये विशेषता प्रक्षण बेरोजगारी किस में देखा जाता है, गांव में देखा जाता है, कृषक, गांव में कृषक समूह में ये विशेषता देखा जाता है। जो मौसमी बेरोजगारी होता है उसमें ये भी किसान से ही संबंधित है, क्योंकि मौसमी बेरोजगारी में किसी खास मौसम में लोग क्या हो जाते हैं, बेरोजगार होते हैं। जैसे सावन भादों का जो महीना होता है, लोग रोपाई करके, गेहूँ की रोपाई करके उसके बाद बेरोजगार हो जाते हैं, कोई काम वाम उनको नहीं मिलता है। तो मौसमी बेरोजगारी वही होता है जब मौसम के अनुसार, जैसे बुआई हो गया, कटाई हो गया, उसके बाद वे लोग क्या हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, ठीक है, वे क्या हो जाते हैं, तो खाली हो जाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मौसमी बेरोजगारी बोलते हैं, ठीक। एक होता है कि घर्षणात्मक बेरोजगारी। क्या घर्षणात्मक बेरोजगारी, ऐसा घर्षण, घर्षण से समझते हैं, घर्षण मतलब जैसे किसी भी चीज़ को रगड़ते हैं ना तो उसी को घर्षण बोलते हैं, ठीक। जैसे अपने हाथ को ऐसे ऐसे करें तो क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है, ठीक। तो घर्षणात्मक बेरोजगारी किसको बोलते हैं, कि जब क्या होता है कि जब लोग एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी की तलाश में होते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम इस स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक। अब कोई समस्या हो गया, ठीक है, कोई समस्या हो गया, पंगा हो गया, और हम क्या किए, इसको छोड़ दिए, इस स्कूल को हमने क्या किया, छोड़ दिया। अब हमको क्या करना है, कहीं और ज्वाइन करना है, तो हमें क्या होगा, अलग अलग स्कूल में जाना होगा, ठीक है। जरूरी थोड़ी है कि पहले में जाए वहीं सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो हमको जो ये समय होगा, मान लीजिए एक हो सकता है कि नौकरी खोजने में, नया जो स्कूल खोजने में हमको हो सकता है 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, या फिर 20 दिन लगे, और जब तक नौकरी नहीं मिलता हमारा आय भी कम हो गया है, यानी अब कोई पैसा थोड़े देगा। हम जब काम कर रहे थे, यहाँ जब कर रहे थे तो पैसा मिल रहा था, अभी तो पैसा मिल नहीं रहा है, अभी तो हम नौकरी ढूंढ रहे हैं, और जब हम नौकरी ढूंढ रहे हैं तो ये जो समय होता है, ये जो बेरोजगारी का समय होता है कि एक नौकरी पहले था उसको छोड़े हैं, अब दूसरा ढूंढ रहे हैं, तो इसी बेरोजगारी को क्या बोलते हैं, घर्षणात्मक बेरोजगारी बोलते हैं, ठीक। उसके बाद एक होता है संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक को अगर हम ध्यान से देखें तो ये संरचना से संबंधित है। संरचना मतलब किस चीज़ की संरचना, यानी अगर हम इसकी बात करें कि संरचनात्मक बेरोजगारी की, तो उसमें संरचनात्मक मतलब एक कौशल होता है। जैसे मान लीजिए कोई खास काम, जैसे एक दीवार जोड़ना है, तो सब कोई थोड़ी जोड़ सकता है जी, दीवार जोड़ना है तो अगर दीवार जोड़ना है तो मिस्त्री चाहिए स्पेशली, नहीं तो टेढ़ा मेढ़ा दीवार हो जाएगा, ठीक। या फिर मान लीजिए कोई मशीनरी है, जैसे एआई है, और एआई बेस में आपको क्या करना है कि उससे रिलेटेड कोई काम करना है, तो उसमें स्पेशल स्किल की ज़रूरत होता है, और कंप्यूटर सब कोई थोड़ी चला सकता है जी, कंप्यूटर सब कोई नहीं चला सकता। मान लीजिए एक मजदूर को कंप्यूटर थमा दीजिए तो क्या करेगा, कीबोर्ड के सामने बैठेगा तो ट्विन 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 दूसरा कुछ क्या करेगा, टिप टॉप करेगा, लेकिन उससे कोई बेनिफिट्स थोड़े होगा, नहीं होगा। तो जब किसी काम को करने के लिए क्या होता है, अलग प्रकार का या विशेष प्रकार का कौशल की ज़रूरत होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं। और मान लीजिए उस स्किल की ज़रूरत है और वह स्किल किसी में नहीं है, लेकिन लोग, एक तो स्किल भी नहीं है जिसके कारण वो काम नहीं मिल रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, काम नहीं मिल रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी। यानी संरचना, जरूरत किसी और चीज़ की है। मान लीजिए कुक है, भोजन बना सकता है, लेकिन यह मशीन नहीं बना सकता है, तो भोजन बना सकता है, मशीन नहीं बना सकता है, तो इस प्रकार की बेरोजगारी क्या कहलाएगा, संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाएगा, ठीक। एक होता है चक्रीय बेरोजगारी। क्या होता है, चक्रीय बेरोजगारी होता है। चक्रीय बेरोजगारी का क्या कारण होता है कि जब आर्थिक मंदी हो जाता है, मतलब जब मंदी का समय चलता है, तो उससे क्या होता है, जब मंदी का समय चलता है तो उसमें सब लोग बेरोजगार हो जाते हैं,
क्योंकि एक तो फैक्ट्री में उत्पादन कम होता है, एक तो फैक्ट्री में क्या होता है उत्पादन कम होता है मंदी में, और फैक्ट्री में उत्पादन कम होगा तो मजदूर काम नहीं करेंगे, और मजदूर जब नहीं करेंगे तो इनको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, इनको पैसा नहीं मिलेगा। वहीं फैक्ट्री मालिक जो होता है वो सामान बेचेगा तब ना उसको प्रॉफिट होगा, लेकिन मंदी की स्थिति में तो सामान बेचा ही नहीं रहा है, तो इसके पास भी पैसा नहीं है। ठीक, और जो खरीदने वाले होते हैं, ठीक है, जो खरीदने वाले होते हैं वो भी शिथिल पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार का जो बेरोजगारी होता है लगभग पूरा सर्कल में घूमता है कि सबके पास पैसा की कमी है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, चक्रीय बेरोजगारी बोलते हैं। ठीक, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि मानव फेफड़ा द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मानव फेफड़ा द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत होता है। तो फेफड़ा द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए है 4.4%, ऑप्शन बी है 2.3%, ऑप्शन सी है 5.9%, या फिर ऑप्शन डी है 3.2%। तो इसका जो सही जवाब है 4.4%। क्या है, 4.4%। अच्छा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितना मात्रा पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है। ठीक है, और इसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, तो नाइट्रोजन पाया जाता है, और कितना पाया जाता है, तो ये पाया जाता है 78%। अच्छा, लाफिंग गैस किसको बोलते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं। ठीक, उसके बाद 20वां प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है इस सेशन का, निम्नलिखित में किसका क्वथनांक उच्चतम होता है। क्या, किसका क्वथनांक उच्चतम होता है। ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है एल्काइन, ऑप्शन सी है एल्कीन, या फिर ऑप्शन डी है एल्केन। ठीक, इसमें किसका क्वथनांक उच्चतम होता है, तो इसमें जो क्वथनांक है वो एल्काइन का सबसे उच्चतम होता है। क्या, एल्काइन का सबसे उच्चतम क्वथनांक होता है। अच्छा, ये जो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन है किसके समूह है, हाइड्रोकार्बन के समूह होते हैं। हाइड्रोकार्बन के समूह होते हैं। हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, जो हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है संतृप्त और दूसरा होता है असंतृप्त। एक तो होता है संतृप्त और दूसरा होता है असंतृप्त। संतृप्त में एल्केन समूह आता है, एल्केन समूह आता है। ठीक, और असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन समूह आता है, एल्कीन और एल्काइन समूह आता है। ठीक, अगर हम इसके रासायनिक सूत्र की बात करें, तो एल्केन का एसएन का रासायनिक सूत्र होता है CnH2n+2। CnH2n+2। एल्कीन का क्या होता है, CnH2n होता है, और एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2 होता है, CnH2n-2 होता है। ठीक, और इसके साथ ये सेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपनों और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको यह सेशन कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, और चैनल अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन मिलता है और हम डेली काम करने के लिए थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।